हाय फ्रेंड्स, लास्ट हमने द्रव स्नेही और द्रव विरोधी प्रकार के कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़ा था। तो उनकी जो मेन बातें थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी कि द्रव स्नेही जो है पर्याप्त आकर्षण बल के कारण स्थायी होते हैं और अगर इन्हें विद्युत अपघट्य मिलाकर आसानी से अवक्षेपित नहीं किया जा सकता और अगर अवक्षेपित कर भी दिया तो आसानी से पुनः मिलाकर के इन्हें कोलाइडी विलयन प्राप्त किया जा सकता है। इन्हें उत्क्रमणीय प्रकार के कोलाइड थे और इसी प्रकार के द्रव विरोधी कोलाइड थे, यानी पर्याप्त आकर्षण बल नहीं होने के कारण अस्थायी थे और विद्युत अपघट्य मिलाने पर आसानी से अवक्षेपित हो रहे थे। इस कारण से अनुत्क्रमणीय प्रकार के कोलाइड में पाए जा रहे थे। फिर इनका कुछ अंतर था, ये इसी बेस पर क्रिएट किया जा सकता है। आज हमारा जो आगे का टॉपिक रहेगा वो होगा परिक्षिप्त प्रावस्था। नए पेज से ले लेते हैं इसे। परिक्षिप्त प्रावस्था के आधार पर वर्गीकरण, परिक्षिप्त प्रावस्था के या अवस्था के आधार पर। ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट आएगा बहुआण्विक कोलाइड। बहुआण्विक कोलाइड इंपॉर्टेंट है समझना इसे। बहुआण्विक कोलाइड मतलब क्या है? देखो, हमने स्टार्टिंग में जब कोलाइडी विलयन पढ़ा के बारे में, जब इसकी अवस्थाओं के बारे में देखा था तो हमने क्या बताया था? वास्तविक निलंबन और कोलाइड। वास्तविक का आकार 1 नैनोमीटर से कम का था, निलंबन का आकार 100 नैनोमीटर से ज़्यादा का था और 1 से 100 नैनोमीटर के मध्य में जो अवस्था पाई जा रही थी कणों की, वो हमारे कोलाइडी अवस्था को प्रदर्शित कर रही थी। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई पार्टिकल बहुत ही छोटा है, मान लो 1 नैनोमीटर से भी बहुत छोटा है, जैसे कि मैं इससे उदाहरण से समझा रहा हूँ कि सल्फर का एक मॉलिक्यूल, सल्फर का मॉलिक्यूल, ठीक है, ये अकेला कोलाइडी प्रकार के विलयन को प्रदर्शित नहीं कर सकता। लेकिन यदि सल्फर का बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को यदि ऐड किया जाए आपस में, ठीक है, मान लो मैंने 100 एसिड पार्टिकल ले लिए, ठीक है, और इन्हें आपस में, तो इनका आकार जो है फिर यदि 1 से 100 नैनोमीटर की रेंज में आ रहा है तो इस प्रकार बनने वाले कोलाइड को बहुआण्विक कोलाइड कहा जाएगा। कोलाइड कहा जाएगा, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, वे कोलाइड जिनमें 1 नैनोमीटर से कम आकार के परमाणु वान डेर वाल आकर्षण बल द्वारा संगुणित होते हैं बहुआण्विक कोलाइड कहलाते हैं। यानी कि सल्फर के मॉलिक्यूल अगर अकेला है तो वो कोलाइड प्रकार का नहीं है, लेकिन आपस में जुड़कर के यदि वो 1 से 100 नैनोमीटर के रेंज को दर्शाता है तो इस प्रकार के कोलाइड को बहुआण्विक कोलाइड कहा जाता है। तो हमारा उदाहरण क्रिएट हो गया, सल्फर के मॉलिक्यूल, एसिड पार्टिकल यदि आपस में संगुणित होकर के बहुआण्विक प्रकार के कोलाइड को निर्मित करते हैं, फर्स्ट। सेकंड है वृहद आणविक कोलाइड। ठीक है, अब ये तो छोटे आकार के पार्टिकल थे तो आपस में संगुणित होकर के बहुआण्विक कोलाइड का निर्माण कर रहे थे। सीधी बात है, हमें रेंज क्या लेनी है? 1 से 100 नैनोमीटर के मध्य की। यानी कि आइडिया लगाओ कि अगर छोटे पार्टिकल हैं तो संगुणित होकर के अपनी रेंज को 1 से 100 के बीच में लेके आएंगे तो बहुआण्विक कोलाइड, और अगर बड़े पार्टिकल हैं यानी कि मान के चलो कि 100 नैनोमीटर से भी बड़े आकार के कण हैं तो हमें अगर कोलाइडी विलयन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? उन्हें पीसना पड़ेगा या उन्हें टुकड़े करके 1 से 100 नैनोमीटर के मध्य में लाना होगा। तो वृहद आणविक कोलाइड क्या होंगे कि इन विलयनों में उपस्थित कणों का आकार जो है वो बड़ा होता है, यानी कि अणुओं का या कणों का आकार बड़ा। ठीक है, अब ये कोलाइड किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे? जो स्वयं में कोलाइड कणों के आकार के बराबर होते हैं, ये द्रव वृहद आणविक द्रव स्नेही कोलाइड को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कि हम उदाहरण के रूप में क्या ले सकते हैं? स्टार्च। मान लो कि स्टार्च जो है उसे हमने पानी के अंदर मिला दिया तो स्टार्च का जो आकार था वो बड़ा था, लेकिन जैसे ही पानी के अंदर सोल्यूबल हुआ तो उसने 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य के कणों के आकार में वो डिवाइड हो गया। तो इस प्रकार के कोलाइड को वृहद आणविक कोलाइड कहा जाता है। यानी स्टार्च हुआ या सेल्यूलोज हुआ या प्रोटीन, ये जितने भी हैं ये सब वृहद आणविक कोलाइड को प्रदर्शित करते हैं। थर्ड है संगुणित कोलाइड। संगुणित कोलाइड ये इंपॉर्टेंट है। देखो किस तरीके से कि ऐसे पदार्थ जिनकी लो कंसंट्रेशन पर, जो कम सांद्रता पर तो विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करते हैं और हाई कंसंट्रेशन पर या उच्च सांद्रता पर
ये संगुणित कोलाइड या कोलाइड की तरह कार्य करते हैं। कम सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की तरह और उच्च सांद्रता पर कोलाइडी विलयनों का निर्माण करते हैं। ऐसे कोलाइडी विलयनों को संगुणित प्रकार के कोलाइडी विलयन कहा जाता है। ठीक है, तो इस इन्हें अब जो बना कोलाइडी, इन्हें मिशेल भी कहा जाता है। और उदाहरण हो गया इसका साबुन या अपमार्जक। ठीक है, इसे हम थोड़ा ढंग से समझेंगे भी। संगुणित कोलाइड का मतलब क्या है, जैसे कि हमने तुमने देखा होगा कि साबुन या सोप या अपमार्जक को पानी के अंदर, जैसे हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की मात्रा ली, एक टंकी ले ली हमने पूरी पानी की भरी हुई, और उसमें चुटकी भर हमने सर्फ डाल दिया हल्का सा, तो देखो थोड़ी देर बाद क्या देखोगे हम, वो जो पूरा के पूरा सर्फ था या अपमार्जक या साबुन था वो डिजोल्व हो गया और पता भी नहीं चला कि कहाँ चला गया। वो एज ए इलेक्ट्रोलाइट काम कर रहा है, उसने ना तो कोई कोलाइडी विलयन या कोई ना तो टर्बिडिटी क्रिएट करी और इजीली उसमें डिजोल्व हो गया, यानी कि एक समांगी तंत्र का निर्माण कर लिया और वो उसमें गायब हो गया। लेकिन अब हमने एक मुट्ठी भरकर उसके अंदर पूरा के पूरा सर्फ डाल दिया। अब क्या होगा, जैसे ही हमने उसमें मुट्ठी भर करके सर्फ या अपमार्जक डाला तो उसके अंदर टर्बिडिटी या फॉर्म क्रिएट होने लग गए, और फॉर्म जो है फिर वो कोलाइडी प्रकार के तंत्र में आने लग गया। तो इसे समझते हैं किस तरीके से, जैसे कि हमने लिया साबुन को C17H35COO Na के रूप में, ठीक है, और इसे पानी में डिजोल्व किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, C17H35CO- प्लस Na+। अब इसे समझते हैं, ये क्या है, स्टीरेट आयन, ये सोडियम स्टीरेट है और ये स्टीरेट आयन के रूप में, इसे समझते हैं। तो यहाँ C17H35 की तो एक लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन पाई जा रही है और लास्ट में हमें COO- कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में ये सिरा पाया जा रहा है। अब ध्यान से देखो, ये तो है पूरी हाइड्रोकार्बन की चेन, और हाइड्रोकार्बन की जो चेन है ये पूरी, ये नॉन पोलर या अध्रुवीय भाग को प्रदर्शित करेगी, और ये जो CO- वाला भाग है ये ध्रुवीय भाग को प्रदर्शित करेगा, ध्रुवीय भाग को प्रदर्शित करेगा ये। और अध्रुवीय भाग जो है पानी के अंदर जाने पर जल विरागी भाग को दर्शाएगा। जल विरागी मतलब ये जल से दूर भागेगा, और ये ध्रुवीय भाग जो है जल से अट्रैक्ट होगा, यानी कि ये क्या कहलाएगा, जल स्नेही भाग। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन की जो चेन है वो अध्रुवीय भाग या नॉन पोलर पार्ट को प्रदर्शित करेगी और जल विरागी होगी, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन वाला जो पार्ट है वो ध्रुवीय भाग या जल स्नेही भाग को प्रदर्शित करेगा। अब मान लो कि हमने इसे पानी के अंदर डाला, जैसे ही हमने इस साबुन, ये जो पूरा साबुन था जल विरागी और जल स्नेही भाग का, हमने इसे किस में डाला, पानी के अंदर डाला। तो पानी, मान लो एक ये हो गई पानी की बूंद, H2O मॉलिक्यूल हो गया। अब ये जो H2O मॉलिक्यूल है ये किससे अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये पोलर पार्ट के रूप में मान लो, तो हमारा ध्रुवीय भाग जो है वो इसकी साइड में आएगा। तो हमने इसे, ये वाला जो हिस्सा है हमने इसको हेड के रूप में ले लिया, और ये हेड और ये पूरा जो है इसे टेल के रूप में ले लिया। तो H2O के संपर्क में कौन सा पार्ट आ रहा है, CO- वाला। अब ये जो H2O मॉलिक्यूल था ये चारों तरफ से इस साबुन द्वारा घिर चुका है। तो ये जो वो वाटर की मॉलिक्यूल थी, पहले इसका आकार छोटा सा था, लेकिन अब इसका आकार कितना बड़ा हो चुका है, इस पूरे के पूरे तंत्र के द्वारा इसका आकार बड़ा हो चुका है। यानी कि एक संगुणन के द्वारा इसने अपनी रेंज जो है, H2O का अकेला मॉलिक्यूल कोलाइडी तंत्र को प्रदर्शित नहीं कर रहा था, लेकिन जब इसके संपर्क में सोडियम स्ट्रेट के कार्बोक्सिलेट आयन और अध्रुवीय भाग का सिरा इसके संपर्क में आया तो इसका आकार जो था वो 1 से 100 नैनोमीटर के मध्य में हो गया, और इस प्रकार बनने वाले कोलाइड को ही संगुणित कोलाइड कहा जाता है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के संपर्क में, देखो वाटर के संपर्क में कौन सा वाला पार्ट आ रहा है, CO- वाला, और ये जो नॉन पोलर पार्ट है ये वाटर के संपर्क में नहीं आ रहा है, इससे दूर है। इसी गुण को हम साबुन धोने की प्रक्षालन प्रक्रिया में भी काम में लेते हैं। समझते हैं किस तरीके से, थोड़ा सा इसे समझना। ठीक है, साबुन की क्लीनिजिंग प्रक्षालन क्रिया। अब मान लो हमने एक कपड़ा लिया और ये कपड़ा जो है एकदम डर्ट, गंदा हो रहा है, और इसमें क्या जो गंदगी है वो तेलीय पदार्थ के रूप में पाई जा रही है, और तेलीय पदार्थ जो है वो हाइड्रोकार्बन
से मिल करके बना है फैटी। अब हमने इसके ऊपर साबुन या अपमार्जक में इसे डाला इसके ऊपर और इसे हमने धोना चालू किया। अब होगा क्या कि जो भी इसके ऊपर अपमार्जक या साबुन यूज़ लिया है उसके दो पार्ट हैं। ये रही हमारी तेल की बूंद, ठीक है, तेल की बूंद हो गई, डर्ट मटेरियल हो गया। अब ये किसे अट्रैक्ट करेगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे। ये किसे अट्रैक्ट करेगा, अभी हमने बताया कि ये था हमारा साबुन का पूरा ओवरऑल, तो ये तो था जल स्नेही और यह है जल विरागी। तो तेल की जो बूंद है वो नॉन पोलर पार्ट को प्रदर्शित करती है और समान समान को अट्रैक्ट करता है। तो जल विरागी भाग जो है यानी पूंछ वाला भाग जो है वो इसके संपर्क में आएगा और ये CO माइनस वाला जो पार्ट है वो ऊपर की तरफ जाएगा। देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है। पहले वाटर मॉलिक्यूल था तो CO माइनस इधर आ रहा था, अब ये तेल की बूंद है तो तेल की बूंद जल को अट्रैक्ट नहीं करेगी, मतलब पोलर पार्ट को अट्रैक्ट नहीं करेगी, नॉन पोलर पार्ट को अट्रैक्ट करेगी। सॉरी, इस टाइप से ये हो गया। तो कुल मिलाकर के बाहर की तरफ जो है वो पोलर पार्ट आ रहा है, ये पोलर पार्ट है और ये नॉन पोलर पार्ट। अब चारों तरफ से इसका आकार बड़ा हो गया और किसका निर्माण कर लिया इसने, संगुणित कोलाइड या मिशेल का निर्माण कर लिया, मिशेल का निर्माण कर लिया। अब टोटल ओवरऑल इसके ऊपर सोप जो है वो अप्लाई किया जा चुका है, ये इस प्रकार के कणों का निर्माण हो चुका है। अब इसके ऊपर पानी डालो तो पानी किसके संपर्क में आएगा, पानी जो है इस पोलर पार्ट या हेड के संपर्क में आएगा और जैसे ही पानी इसके संपर्क में आएगा पूरा के पूरा पानी जो है इस पूरे के पूरे जो बड़े आकार के मिशेल का कण है इसे लेकर के उस शर्ट या कपड़े की सतह से अलग हो जाएगा। तो जैसे ही इसके ऊपर हमने क्या अप्लाई किया, पानी, तो पानी इस बूंद को लेकर के इस पूरे के पूरे जो गंदगी थी इसे ये पूरा के पूरा मिशेल का जो संगुणित कोलाइड है इसे लेकर के अलग हो जाएगा। इस कंप्लीट प्रोसेस को कहा जाता है मिशेलीकरण की प्रक्रिया। और जिस सांद्रता पर, जिस इस साबुन की जिस सांद्रता पर इस मिशेलीकरण की क्रिया संपन्न होगी इस सांद्रता को कहा जाता है क्रांतिक मिशेल कंसंट्रेशन या सांद्रता, ठीक है। ये कहलाती है हमारी साबुन की प्रक्षालन क्रिया, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां। कि कोलाइडी विलयनों को किस प्रकार से बनाया जाए। तो कुछ कुछ तो चीज़ें हमें समझ में आने लगी होंगी कौन कौन किस प्रकार से, कि जैसे कोलाइडी विलयन जो हैं अगर कणों का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उन्हें पीस करके और यदि कणों का आकार छोटा है तो उन्हें आपस में संगुणित करके कोलाइडी विलयनों का निर्माण किया जा सकता है। एक जनरल टर्म के रूप में समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो बाकी प्रोसेस जो है कोलाइडी विलयनों को बनाने के लिए, यानी कि फर्स्ट हमारी कोलाइडी विलयन बनाने की विधि हो गई परिक्षेपण विधियां। भी जैसे बताया तुम्हें मैंने कि अगर कणों का आकार बड़ा है तो कणों को पीस करके उन्हें 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर की रेंज में ला करके भी कोलाइडी विलयनों का निर्माण किया जा सकता है। तो इसमें हमारी फर्स्ट विधि क्या हो जाएगी परिक्षेपण विधि में, यांत्रिक परिक्षेपण। जैसे अपन फ्लोर मिल को नहीं लेते हैं काम में, गेहूं को पीस करके उसे आटे में कन्वर्ट करते हैं, तो इसी तरीके से बड़े आकार के कणों को पीस करके, यानी कि पदार्थों को परिक्षेपण माध्यम में मिलाकर चक्की से पीसा जाता है तो कोलाइड प्राप्त होते हैं। इसके उदाहरण क्या क्या हैं, जैसे कि टूथपेस्ट,
या पाउडर, सब कोलाइडी प्रकार के हैं। ये जो टूथपेस्ट और पाउडर आते हैं इन्हें पीस करके इस टाइप से भरा जाता है कि ये कोलाइडी अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। सेकंड है इसमें वैद्युत परिक्षेपण। ये स्टेट बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, या ब्रेडिंग आर्क विधि। देखो इसमें किसे, ये जो विधि है ये मुख्य रूप से एजी, एयू और पीटी के कोलाइडी विलयन बनाने के लिए काम में ली जाती है। सिल्वर और प्लेटिनम के जो कोलाइडी विलयन है वो इस विधि से बनाए जाते हैं। चेक करते हैं किस प्रकार से काम में लेते हैं इस ब्रेडिंग आर्क विधि को। होता क्या है इसमें कि एक कंटेनर जिसमें चारों तरफ से ये बर्फ भर दी जाती है, संघनित करने के लिए बर्फ डाल दी इसमें, और यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम भर दिया, और बीच में एक पोर्सिलिन की प्याली काम में ले ली, एक स्टील की या जनरल कोई प्याली होती है, और उसके अंदर हमें जिसका भी कोलाइडी विलयन प्राप्त करना है वो परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में भर दिया। मान लो सोने का प्राप्त करना है, एजी का या एयू का या प्लेटिनम का, और उसे हमने यहाँ पर भर दिया। अब नॉर्मली तो ये द्रव विरोधी कोलाइडी की तरह कार्य करेगा, तो द्रव विरोधी कोलाइडी की तरह कार्य करेगा तो इसका कोलाइडी विलयन बनाना आसान नहीं है। तो इसे बनाने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लिए और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हमने बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, धनावेश और ऋणावेश, और इन्हें आपस में, ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है इन्हें आपस में टच कर दिया। तो जैसे ही इन्हें आपस में टच करेंगे तो आर्क उत्पन्न होगा, और आर्क उत्पन्न होगा तो हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होगी तो ये जो पूरा के पूरा एजी, एयू, प्लेटिनम का मटेरियल है ये वाष्प अवस्था में कन्वर्ट होगा, और जैसे ही वाष्प अवस्था में कन्वर्ट होगा इन बर्फ की सहायता से संघनित होकर के ये वापस से ये वाष्प अवस्था में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये सॉलिड में कन्वर्ट होने का प्रयास करेगा, लेकिन उससे पहले ही ये जो बर्फ है ये इसे संघनित करके ये इस परिक्षेपण माध्यम में डिसॉल्व कर देगी, यहाँ पर डिसॉल्व हो जाएगी ये इसकी वाष्प जो है। यानी कि इस आर्क द्वारा उत्पन्न जो भी हमारे पास मटेरियल है उसके कारण जो वाष्प बनेगी उसे इस बर्फ के माध्यम के द्वारा संघनित करके कोलाइडी विलयन प्राप्त किए जाते हैं। तो इस विधि को ब्रेडिंग आर्क विधि कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड विधि है हमारी संघनन विधि। संघनन विधि में काम में ली जा सकती हैं अपचयन, ऑक्सीकरण या उभय अपघटन प्रकार की जो विधियां हैं वो इसी टाइप में, इसी संघनन विधि में आती हैं। जैसे कि फिर से वही कन्वर्ट ले लेते हैं अपन, एजीएयू और ये पीटी जो भारी धातुएं हैं इनके कोलाइड आसानी से नहीं बनाए जा सकते हैं, तो अगर इन्हें किसी के द्वारा अपचयित कर दिया जाए तो आसानी से हम इनके कोलाइड विलयन प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, AuCl3 के विलयन में को कोई अपचायक ले लिया। नॉर्मली हम जानते हैं अपचायक के रूप में या तो टैनिक अम्ल ले लो या स्टेनस क्लोराइड ले लो। अभी मैंने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड का सॉल्यूशन ले लिया, मान लो SCHO, और इसे इसमें से प्रवाहित किया। तो SCHO किसकी तरह कार्य करता है, एक अपचायक की तरह कार्य करता है। और अगर अपचायक है तो ये AuCl3 को किसमें क्या कर देगा, अपचयित कर देगा। यहाँ Au+3 अवस्था में है और अपचयित करके इसे Au अवस्था में लेके आ गया। इसने इसका अपचयन कर दिया, खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत, और ऑक्सीकृत हो जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में, और साथ में HCl का निर्माण होगा। तो यानी कि अपचयन के द्वारा धातुओं के कोलाइड को प्राप्त करना किस में आता है, अपचयन विधि के अंतर्गत काउंट किया जाता है। और इस प्रकार ये जो Au प्राप्त होता है, इस प्रकार जो Au का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है ये बैंगनी रंग का होता है, और बैंगनी रंग का होता है, जानते हैं Au वैसे ही कुशली मेटल है, तो इस बैंगनी रंग के धातु के कोलाइडी विलयन को नाम दिया जाता है कॉशियस पर्पल। तो बहुत पूछा जाता है कॉशियस पर्पल। तो Ag व Au के कोलाइडी विलयन में स्थायी कारक के रूप में जिलेटिन और अंडे की जर्दी का उपयोग भी किया जाता है। तो ठीक है, Au कुछ समय के लिए प्राप्त हो गया, लेकिन अगर इसे स्थायी अवस्था में लंबे समय तक रखना है तो फिर जिलेटिन को काम में लिया जाएगा जो एक स्थायी कारक के रूप में कार्य करेगा। फिलहाल इन धातुओं के जो भी लवण विलयन हैं
उनको अपचयित करके जो कोलाइडी विलयन प्राप्त किया जा रहा है धातु का, तो Au का जो कोलाइडी विलयन है वो बैंगनी रंग का है और बैंगनी रंग के इस कोलाइडी विलयन को कॉशियस पर्पल कहा जाता है। ठीक है, एक तो हो गया हमारे पास में ये। सेकंड ले लेते हैं हम ऑक्सीकरण, और इसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं सल्फर, सेलेनियम या आयोडीन अधातुओं के कोलाइडी विलयन प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि H2S। और अगर इसमें हमने SO2 गैस प्रवाहित कर दी तो ये ऑक्सीडाइज होकर के सल्फर प्रोड्यूस करेगा और जल प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर SO2 जो है एक ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रहा है और H2S को ये सल्फर में मुक्त कर रहा है। तो ऑक्सीकरण विधि के द्वारा सल्फर का कोलाइडी विलयन प्राप्त करना। ध्यान दो, हमने सल्फर को किस तरीके से किस रूप में काउंट किया था? बहुआण्विक कोलाइड के रूप में। यानी सल्फर का एक मॉलिक्यूल हमें इस रूप में प्राप्त नहीं हो सकता कि वो कोलाइडी विलयन का कोलाइड का निर्माण कर ले, लेकिन जब उसे अधिक मात्रा में मिलाया जाता है तो वो बड़े आकार के कणों का निर्माण करता है और उसी के कारण वो किस रेंज में आ जाएगा? फिर कोलाइडी प्रावस्था के रेंज में आ जाएगा। और इस प्रकार दूसरा प्रोसेस है हमारा ऑक्सीकरण, जिसके द्वारा हमने क्या किया? इसका कोलाइडी तंत्र का निर्माण किया है। तीसरा हम ले सकते हैं जल अपघटन। इसमें हम आयरन, एल्यूमिनियम और क्रोमियम के हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन प्राप्त करते हैं। जैसे कि मैंने आयरन का सॉल्ट लिया और उसमें उसे जल में डाला तो इसने फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल क्रिएट किया। तो इस प्रकार की विधियों को किसके अंतर्गत रखते हैं? जल अपघटन के अंतर्गत काम में लिया जाता है। ये कंप्लीट होता है हमारा अपचयन, ऑक्सीकरण और जल अपघटन की विधि का। चौथी जो विधि है वो आती है हमारी विलायक विनिमय विधि। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, थोड़ा समझते हैं इसे। ये किस टाइप से? इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। ये नॉर्मली सल्फर, फास्फोरस और रेजिन के लिए काम में ली जाती है ये वाली जो विधि है। अब जैसे हमने फास्फोरस के, जो हमें पता है फास्फोरस P4 अवस्था में पाया जाता है। फास्फोरस को हमने अल्कोहल में और पानी में डिसॉल्व किया। फास्फोरस जल में डिसॉल्व नहीं होता है, लेकिन अल्कोहल में आसानी से क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। अब अल्कोहल से मिलकर के इसने बना लिया जो भी विलयन बनाना था इसने। अब हमने इस P4 और अल्कोहल से मिलकर के जो विलयन बना है इसे हमने जल में डाला, इसको इस जल में ऐड कर दिया। तो अब क्या होगा? और वो भी ज़्यादा मात्रा में उपस्थित जल है उसमें डाल दिया, तो अल्कोहल तो जल में डिसॉल्व हो जाएगा, विलय हो जाएगा। लेकिन इसकी वजह से अब ये जो P4 है ये जल के साथ मिलकर के जिस प्रकार के विलयनों का निर्माण करता है उसे इस विलायक विनिमय विधि द्वारा बनाए गए कोलाइड विलयन कहा जाता है। यानी कि अल्कोहलिक विलयन में जल का आधिक्य मिलाने पर इनके कोलाइड प्राप्त होते हैं, क्योंकि अल्कोहल में कणों का आकार सूक्ष्म होता है परंतु जल में संयोजित होकर के कोलाइडी कणों का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। ठीक है, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।